The next numerical is we need to analyze the given frame by the help of moment distribution method and draw the BMD. जैसे अभी तक मैं बीम्स जितना भी बीम्स के न्यूमेरिकल्स जितने भी बीम्स है वो हो चुका है. अभी मैं फ्रेम्स के न्यूमेरिकल आप लोगों को कराऊंगा. फ्रेम्स का न्यूमेरिकल्स में होते क्या है, द न्यूमेरिकल्स ऑफ फ्रेम आर सेम as that of the beams, but the only difference is when you will draw the bending moment diagram, there you can get a bit confused while drawing the bending moment diagram. So look at what I am telling you. So step number 1 में आप लोगों को करना ये है कि आपको जैसे बीम्स में आप लोगों ने किए थे उसी तरीके से आप लोगों को फ्रेम्स में भी करना है. तो फ्रेम्स में करना क्या है, स्टेप नंबर 1 में पहले तो बीम जितने भी है सीरियली A to B हो गया, B to C हो जाएगा, उसके बाद B to D. अब देखना ये है B to C जो स्पैन है इसके ऊपर कोई भी लोड नहीं है. अगर लोड नहीं है तो उसके फिर फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है. अगर लोड नहीं होते तो फिक्स्ड एंड मोमेंट भी 0 हो गया. अब A to B करेंगे और B to D करेंगे. A to B का फॉर्मूला हो जाएगा WL स्क्वायर बाई 12. WL स्क्वायर बाई 12 कर दिया, एक हो जाएगा A to B माइनस एंड B to A हो जाए प्लस. उसके बाद नेक्स्ट हो गया B to D. B to D का फॉर्मूला होगा WL बाई 8 माइनस एंड D to B होगा प्लस WL बाई 8 माइनस ऑफ WL बाई 8 प्लस WL बाई 8. उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हो जाएगी आपका रिलेटिव स्टिफनेस. द रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ AB, BC एंड BD. रिलेटिव स्टिफनेस AB. अब देखना है ये है कि AB में A में कौन सा सपोर्ट है. A में आपका सपोर्ट जो है वो हिंज है, तो 3/4 I/L, और बाकी जितने भी है उसमें सपोर्ट क्या क्या है, C और D दोनों में ही आपका फिक्स्ड है, तो बाकी में I/L होगा. सिर्फ AB में 3/4 I/L होगी. अब रिलेटिव स्टिफनेस की फॉर्मूला लिख दिया, 3/4 I/L 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 लिख दिया, तो इससे वैल्यू आ रहा 0.61:1. स्टेप नंबर 2 हो चुके हैं. अब जब स्टेप नंबर 2 हो चुके हैं इसके बाद मुझे नेक्स्ट स्टेप करना है. नेक्स्ट स्टेप आपका हो गया है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ B to C. जैसे B to A हो गया. अब मुझे देखना ये है कि कौन सा जॉइंट मतलब मेंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं या कौन सा मेंबर शेयरिंग में चल रहा है. जैसे देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ नोट्स क्या क्या है, A हो गया, C हो गया, B हो गया, D होगा, ये सारा नोट पॉइंट है. लेकिन A अकेला है, C भी एक ही मेंबर ज्वाइन है, D में भी एक ही मेंबर है, लेकिन B पॉइंट में BC है, BA है एंड BD है. मतलब B पॉइंट ही एक अकेला है जिसमें 3 मेंबर ज्वाइन होकर रखा है, तो B पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होगा और बाकी किसी का भी नहीं होगा. अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर B पॉइंट के लिए जॉइंट B लिखना है. जॉइंट B लिख के B to A, B to C एंड B to D. B to A का रिलेटिव स्टिफनेस का वैल्यू B to A लिखना है ऊपर, B to C का B to C वैल्यू लिखना है ऊपर एंड B to D का B to D ऊपर लिखना है और डिवाइडेड बाय तीनों वैल्यू, रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ B to A प्लस B to C प्लस B to D. उसके बाद 3 वैल्यू आ चुके हैं, 0.23, 0.385 एंड 0.3. इन तीनों वैल्यू को अगर सम अप करेंगे तो आंसर आएगी हम लोग के पास 1. उसके बाद स्टेप नंबर 4 में मुझे डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है. लेकिन आपको ये भी चीज ध्यान रखना है कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में मुझे लिखना है जॉइंट A, जॉइंट B, जॉइंट C एंड जॉइंट D. जॉइंट लिख लिया. उसके बाद मेंबर्स क्या क्या हो सकता है, मेंबर्स A to B. B पॉइंट में कितने मेंबर जुड़ा है, 3. B to A, B to D एंड B to C. C पॉइंट और D पॉइंट में C to B एंड D पॉइंट में D to G. जितने भी मेंबर्स है जिस पॉइंट में उसी हिसाब से लिखाना. यहाँ पे 3 मेंबर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. यहाँ पे एक ही मेंबर है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी, तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर नहीं है. और याद रखना है अगर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर नहीं है तो बैलेंस नहीं होंगे. लेकिन ए पॉइंट में हम लोगों का पहले तो मैंने फिक्स्ड एंड मोमेंट, जितना भी फिक्स्ड एंड मोमेंट है सब फिक्स्ड एंड मोमेंट लिख दिया.
जितने भी मेंबर्स है, सारा मेंबर्स में मैंने फिक्स्ड एंड मोमेंट लिख दिया। फिक्स्ड एंड मोमेंट्स लिखने के बाद मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, बैलेंस करना है। अब मैं बैलेंस कैसे करूंगा देखना, जॉइंट जो जॉइंट ए है उसमें हम लोग के हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट होने के कारण उसमें मोमेंट जीरो आएगी। अगर मोमेंट जीरो आएगी तो यहाँ पे अगर -10.42 प्लस 10.42 कर दिया, और उसके बाद अभी मैं इस स्टेप में कुछ नहीं लिखूंगा, सी सब वैल्यूज जीरो लिखूंगा, एक भी चीज लिखूंगा नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बैलेंस करके इसका वैल्यू जीरो कर दिया। अब बाकी स्टेप्स में मैं बैलेंसिंग करूंगा। अब देखिए B2A, B2D, B2C इन तीनों में बैलेंस करूंगा क्योंकि इनका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है। बाकी मैं बैलेंस नहीं करूंगा क्योंकि इनका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे बैलेंस नहीं किया, यहाँ पे बैलेंस नहीं किया क्योंकि इनका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर नहीं है। डैश का मतलब होता है जीरो। उसके बाद अब क्या करना है, इन तीनों में बैलेंस करने के लिए ये प्लस करूंगा इन तीनों को, एक तो 0, एक तो -5 और एक हो गया आपका 10.42। जब प्लस किया तो आ रहा है वैल्यू, दैट इज जो भी वैल्यू आ रहा है, लेकिन जो वैल्यू आ रहा है प्लस आ रहा है, तो प्लस को हम लोग माइनस में कन्वर्ट रिवर्स ले लेंगे, माइनस ले लेंगे, माइनस वैल्यू को लेके इसके साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, फिर से ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे और इस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद बैलेंसिंग हो गया। अब स्टेप नंबर 2 में जाएंगे। स्टेप नंबर 2 में कैरी ओवर B2A का वैल्यू A to B में जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ लिखना ही नहीं है तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं हूँ। A to B का वैल्यू B2A में आएगा, ठीक है। अब B2D का वैल्यू, अब BD का वैल्यू DB में जाएगा, यहाँ पे जाएगा, मतलब 2.09 माइनस डिवाइडेड बाई 2 कर दिया तो यहाँ पे लिख लिया। अब BC का वैल्यू CB में जाएगा, फिर से माइनस ऑफ 2.09 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ 1.045। उसके बाद क्योंकि ये देखिए आप लोग इस स्टेप्स में जैसे मैंने न्यूमेरिकल्स में किए थे बाकी, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कौन सा वैल्यू किसका वैल्यू किस में जाता है। BD DB में जाएगा, BC का वैल्यू CB में जाएगा कैरी ओवर, लेकिन डिवाइडेड बाई 2 करके हम लोग कैरी ओवर करते हैं। उसके बाद फिर से बैलेंसिंग करेंगे। अब इन तीनों वैल्यू को सम अप कर देंगे और माइनस उसका सम अप करने के बाद वैल्यू आ रहा है +5.2, माइनस ऑफ 5.2 करेंगे और 0.23 के साथ मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखेंगे, 0.38 के साथ मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखेंगे और 0.385 के साथ मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे बैलेंस हो नहीं सकता क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर नहीं है। तो ये प्रोसीजर जो है ये मैं करते करते मतलब रहूँगा कि इसका वैल्यू यहाँ पे नहीं रहेगा, इसका वैल्यू भी यहाँ पे नहीं जाएगा। अब -2 का वैल्यू यहाँ पे जाएगा, -1 हो गया, -2 डिवाइडेड बाई 2 -1 यहाँ पे हो गया। अब बैलेंस बाकी में हो ही नहीं, इसमें भी बैलेंस नहीं है, इन तीनों में भी बैलेंसिंग नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 0 वैल्यू है और ये दोनों वैल्यूज में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर नहीं है तो नहीं हो पाएगी। तो ये हो गया आप लोगों का फाइनल रिजल्ट, मतलब अभी और करना ही नहीं है, लास्ट जो थर्ड साइकिल है उसमें ही खत्म हो गया। अब मुझे सम अप करना है, ये जो डबल लाइन है, डबल लाइन आपका ये है, इसके नीचे वाला वैल्यू सब सम अप करना है, ये सम अप करना है, ये वैल्यू सम अप करना है, ये वैल्यू सम अप करना है, सीधा कॉलम वाइज आपको सम अप करते जाना है। करने के बाद जो भी आंसर आता है आपको यहाँ पे लिखना है। अगर सम अप करने के बाद जो भी आंसर आ रहा है वो लिखना है। अब देखना ये है बी पॉइंट में मोमेंट तीनों मिला के 0 आना चाहिए। 9 पॉइंट ये जो 3 मोमेंट है, क्योंकि बी पॉइंट में हम लोग का स्लोप डिफ्लेक्शन में बाउंड्री कंडीशन पर थे कि यहाँ पे हिंज होने के कारण डायरेक्टली 0 है, यहाँ पे भी मोमेंट 0 होगा और बाकी में फिक्स सपोर्ट है तो इन दोनों में मोमेंट 0 नहीं होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट मैं बनाऊंगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए देखिए पहला पॉइंट में 0 था, वैल्यू लिख दिया। उसके बाद B2A, B2D, B2C, B2A में वैल्यू, B2A में वैल्यू प्लस था तो प्लस वैल्यू आ गया। B2D, अब B2D में माइनस वैल्यू आ रहा है, B2D में माइनस वैल्यू आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। और B2C में क्या वैल्यू आ रहा है, B2C में मेरे पास वैल्यू आ रहा है, B2C का वैल्यू देखना है माइनस, मतलब एंटी क्लॉकवाइज यहां से पकड़ के ये हो गया आपका क्लॉकवाइज, ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज।
अब देखिए जिस डायरेक्शन पे भी एरो है डायग्राम उसी में, देखिए इसका तो 0 है, इसका एरो ऊपर की तरफ है, तो ऊपर में बनाया हूं मैं ये डायग्राम बेंडिंग मोमेंट। अब ये वाला जो नीचे वाला बीम है, इसमें ये जो एरो दिखा रहा है ये ऊपर की तरफ दिखा रहा है, तो मतलब मैं ऊपर बनाऊंगा और लास्ट में जो भी वैल्यू है वो लिख दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट इसका जो भी एरो है, इसका एरो था ऐसे ऊपर की तरफ है, तो मैं ये वैल्यू ऊपर की तरफ बना दिया, और इसका एरो था इस डायरेक्शन पे एंटी क्लॉक माइनस वैल्यू था, तो ये भी ऊपर दिखा रहा, तो ऊपर की तरफ बनाया। मतलब एरो ही हम लोग का जो एरो है वही डिनोट करेगा कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो उस तरीके से मुझे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनानी है। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के बाद उसके ऊपर लोड डायग्राम बनानी है। लोड के कारण जो भी बेंडिंग मोमेंट है, यहाँ पे लोड जो पहला जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है उसमें क्या है 5 लोड है। 5 मतलब WL²/8, तो 5 इंटू लेंथ स्क्वायर 25 बाई 5 इंटू 25, 5 इंटू 25 WL²/8, W हो गया 5 इंटू लेंथ स्क्वायर 25 बाई 8 कर देंगे तो 15.625 वैल्यू आ रहा है। यहाँ पे आ जाएगा 15.625 द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और यहाँ पे वैल्यू आ रहा है WL/4। WL/4 के लिए 10 इंटू 4/10 वैल्यू आएगा, तो उसी हिसाब से मुझे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करनी है। अब मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप लोगों को दिखाऊंगा। ये वैल्यू हो गया, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आएगा 10, उसके बाद यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आएगी, उसके बाद यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था, इसी के कारण ये वैल्यू आ जाएगा 15.625 वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हम लोग के पास ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ पे भी हो रहा है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लोड नहीं था जिसके कारण यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा नहीं। तो फाइनली हम लोग का ये बनाना मैंने भूल गया, तो ये भी आपको बना देना है ऊपर, क्योंकि यहाँ पे भी लोड है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो पैराबोलिक डायग्राम बनेगी। सो दिस इज द फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। दिस इज द फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द गिवन न्यूमेरिकल। ओके, थैंक यू।